हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस एकेडमी। तो दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है, अगेन ये एक ब्रीफ सेशन है और इसमें हम जो हमारा जो लेटेस्ट बजट आया है 2022 और 23 का, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक, तो बजट में जो मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, ठीक, वो वाले पॉइंट्स हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि प्रीवियस जो हमारा सेशन था अबाउट इकोनॉमिक सर्वे, जैसा कि मैंने वहाँ पे बताया था कि कुछ एक टर्म्स होंगी जहां से आपका प्री या मेंस स्पेसिफिक वो टर्म्स हो सकती हैं, टॉपिक्स हो सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी आज मैं मेंशन करता जाऊंगा साथ के साथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले अगर हम बजट की बात करते हैं तो बजट एट अ ग्लांस ये देख लेते हैं कि बजट में है क्या। इस साल के बजट में सबसे स्टार्टिंग में अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो पहले भी यूपीएससी के क्वेश्चन इसके बेसिस के ऊपर पूछे गए हैं। जब हम बात करते हैं बजट की, तो बजट में आपके पास दो अकाउंट्स होते हैं, कल भी देखा था हमने। और अकाउंट्स कौन से हैं? एक है आपका रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट। एक है रेवेन्यू एंड दूसरा है कैपिटल अकाउंट। अब किसी भी साल का जब बजट आता है ना, जैसे इस साल का जो बजट है वो है 2022 और 23 का बजट। ठीक, किसी भी साल का बजट आएगा तो उस बजट में 3 साल का डाटा अवेलेबल होता है। कितने साल का? 3 साल का डाटा अवेलेबल होगा। और वो साल कौन कौन से ईयर्स का डाटा है। अब यहां पे देखिए आप, ये जो आने वाला ईयर है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 23, ये बजट जो हमारा आने वाला टाइम है उसके लिए होता है बजट एस्टीमेट। ठीक, बजट एस्टीमेट। अब जो रनिंग ईयर है वो कौन सा ईयर रनिंग है? 21 और 22 का बजट। ठीक, तो रनिंग में एक रिवाइज्ड एस्टीमेट्स आते हैं, ठीक, और एक आता है उसका बजटेड एस्टीमेट्स। जब ये साल स्टार्ट हुआ था, तो जब इस 21 और 22 का बजट आया था तो वो वाले एस्टीमेट्स आएंगे, इनिशियल जब आया था वो। और जो आज का उसका रिवाइज एस्टीमेट्स है वो। और एक और साल का डाटा इसमें अवेलेबल होता है, जो ईयर जो है निकल चुका है, 2020-21 का साल। ठीक है, जो खत्म हो गया 31 मार्च 2021 को। ठीक, तो उसके जो होते हैं हमारे पास एक्चुअल एस्टीमेट्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो साल जो है अब क्रॉस कर गया है। ठीक है, खत्म हो चुका है। तो उसमें जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स थे, जो भी इनकम थी, वो हमारे पास अब पूरा उसका डाटा अवेलेबल है। ठीक, तो किसी भी बजट में 3 साल का डाटा अवेलेबल रहता है, करंट रनिंग ईयर, आने वाला साल, और पीछे जो निकल चुका है साल उसका डाटा। ठीक, अब देखा जाए तो ओवरऑल गवर्नमेंट की जो इनकम रिसीट्स और गवर्नमेंट के जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर वो दिखाया गया है। इनकम चाहे वो रेवेन्यू अकाउंट में इनकम हो चाहे कैपिटल अकाउंट की, और एक्सपेंडिचर चाहे वो रेवेन्यू अकाउंट का एक्सपेंडिचर है या कैपिटल अकाउंट का एक्सपेंडिचर है। ठीक, तो ये आपका सारा का सारा डाटा जो है वो आपकी ओवरऑल इनकम एंड ओवरऑल एक्सपेंडिचर का दिखाया गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिगर्स में। अब बजटेड एस्टीमेट जो है वो हमारा किस साल का दिखा रहे हैं यहाँ पे? 21-22, जो अभी रनिंग ईयर है, जो मैंने आपको बताया, जो रनिंग ईयर का डाटा है। ठीक, जब ये बजट आया था वो एस्टीमेट्स, और अब उसके आए हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट्स जो अभी रनिंग ईयर है। ठीक, तो जब ये बजट आया था, जो अभी करंट ईयर चल रहा है, उसका जब बजट आया था तो उसके एस्टीमेट्स थे अराउंड 35 लाख करोड़। अब जब ओवरऑल ईयर खत्म होने को है तो अब रिवाइज एस्टीमेट्स आए हैं अराउंड 38 लाख करोड़। ठीक, अब अगर बात की जाए टोटल एक्सपेंडिचर इन द नेक्स्ट ईयर, ये डाटा है हमारे पास नेक्स्ट ईयर का, जिसके लिए बजट अभी पेश हुआ है। ठीक, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने दिखाया है इस बजट के लिए, वो दिखाया है अराउंड 39.45 लाख करोड़। ये हमारा आने वाले साल में जो एक्सपेंडिचर हो सकता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, चाहे वो रेवेन्यू पार्ट पे हो चाहे कैपिटल पार्ट पे, दोनों एक्सपेंडिचर्स को मिला के ओवरऑल एक्सपेंडिचर इतना हो सकता है। अब अगर बात की जाए टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स, अब देखिए रिसीट मतलब इनकमिंग मनी। रिसीट का मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट ने सारा का सारा, रिसीट का मतलब होता है इनकमिंग मनी। ठीक है, अब टोटल इनकमिंग मनी माइनस बोरोइंग्स, क्योंकि बोरो भी तो अगर आप कर रहे हो वो भी तो आपके पास ही पैसा आ रहा है ना। तो जब हम बात करते हैं कि टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग आने वाले साल में, तो कितना हो सकता है वो? 22.84 लाख करोड़। अब इसका मतलब यहां पे समझिए,
हमारा एक्सपेंडिचर दिखाया जा रहा है दोस्तों कितना, अगर बात की जाए एक्सपेंडिचर की आने वाले साल की, वो एक्सपेंडिचर दिखाया जा रहा है ये आपको, ठीक। और जो आपकी इनकम दिखाई जा रही है वो दिखाई जा रही है इतनी। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, इन दोनों के बीच में जो भी गैप होगा उसको कैसे फुलफिल करेंगे, बाय बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट, ठीक। ये है हमारा जो इस साल के बजट, जो आने वाला ईयर है उसमें जो एक्सपेंडिचर और जो हमारी बोरोइंग्स हो सकती हैं टेंटेटिव। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों के लिए, फिस्कल डेफिसिट। मैंने कल भी बताया था, डेफिसिट्स हैं आपके, कई तरह के डेफिसिट्स हैं। फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, ठीक, बजट डेफिसिट है। तो इनमें से किसी के भी ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है प्री में, तो ये टर्म्स और कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की फॉर करंट ईयर मतलब रनिंग ईयर 2021 और 22 जो अभी चल रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट इन करंट ईयर 6.9% ऑफ जीडीपी। जो अभी हमारा करंट ईयर रनिंग है उसका जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है दैट इज अराउंड 6.9% ऑफ आर जीडीपी। जब ये बजट पेश किया था इस साल का जो रनिंग ईयर है, तब उसमें हमने सोचा था कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट होगा दैट वुड बी 6.8% ऑफ जीडीपी। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट हमने स्टार्टिंग में सोचा था मार्च 21 में, अप्रैल 21 में, और जो आज की बात है तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है हमारे पास, ठीक। अब अगर बात करते हैं आने वाले साल की जिसके लिए बजट आया है 2022 टू 23, तो इसमें जो हमारा बजटेड एस्टीमेट है फिस्कल डेफिसिट का, आज जो हमने एस्टीमेट लगाया है, और जब एक साल क्रॉस होगा अगले साल जब हम फरवरी में आएंगे तब हम देखेंगे कि कितना जो हमने टेंटेटिव प्लान किया था क्या उससे बढ़ा है या कम हुआ है। जो आज का हमारा टेंटेटिव प्लान है आने वाले साल के लिए फिस्कल डेफिसिट का, वो कितना है 6.4% ऑफ जीडीपी, ठीक है, 6.4% ऑफ जीडीपी। अब देखिए, ध्यान दीजिए इस चीज को और लिंक करने की कोशिश किया कीजिए हमेशा। लास्ट ईयर रनिंग ईयर 6.9 है, आने वाले साल में हम क्या कह रहे हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होगा, कितना 6.4। तो कहने यहां पे कैसे कम हो सकता है, अगर देखा जाए कम इसलिए हो सकता है क्योंकि जब हमने अपना कल इकोनॉमिक सर्वे चेक किया था तो उसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट की ओवरऑल इनकम जो है वो बढ़ गई है काफ़ी। और अगर ओवरऑल इनकम बढ़ी है गवर्नमेंट की तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास अब एक्सेस में पैसा है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना चाहे तो लगा सकती है, उसको मार्केट से बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट को दूसरी टर्म जो जिसके नाम से जाना जाता है वो होता है बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का ओवरऑल बोरोइंग्स, ठीक। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी अपना पैसा है, उसकी इनकम बढ़ गई है कंपैरेटिवली पिछले सालों से, तो इसीलिए उसका डेफिसिट भी कम होगा, उसको मार्केट से कम बोरो करने की जरूरत होगी एज कंपेयर टू जो आज की सिचुएशन है, ठीक। ये है आपके जो मोटे मोटे एस्टिमेट्स आपको बताए गए हैं बजट के स्टार्टिंग में। अब अगर हम बात करते हैं स्टेट्स की सपोर्ट, अब अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो डेवलप कैसे किया जा सकता है इंडिया को, अगर हर एक स्टेट जो है कंट्रीब्यूट करे डेवलपमेंट में। अब स्टेट्स अपनी तरीके से तो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बट ड्यू टू कोविड स्टेट्स की भी जो ओवरऑल इनकम है वो इफेक्ट हुई है, ठीक। तो अब आप स्टेट्स को उनकी इनकम को बूस्ट कैसे कर सकते हो, ठीक, उनको कैसे पुश कर सकते हो कि वो भी पार्टिसिपेट करे डेवलपमेंट में। तो इसके लिए क्या है, सेंटर की तरफ से फिस्कल सपोर्ट टू स्टेट्स। अब अगर इसमें देखा जाए तो है क्या सिनेरियो, यहां पे देयर इज अ स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहां पे ये टर्म याद रखिएगा दोस्तों, ये स्कीम का मतलब क्या है, जो पैसा सेंटर स्टेट्स को दे सकता है, ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए, बट ये पैसा कहां पे यूज होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेट्स को पैसा दिया और स्टेट्स ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज बढ़ा दी या पेंशन बांटने लगे ना। ये जितना भी पैसा 15,000 करोड़ रुपए आएंगे स्टेट्स के पास, ये पैसा स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर सकती हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इनको इन्वेस्ट करना होगा ये पैसा। और ये कितना दिया गया है, 15,000 करोड़ जो रनिंग करंट ईयर में, ठीक। अब अगली बात करता हूं, रिवाइज किया गया, एक्चुअली ये पहले 10,000 करोड़ था तो इसको रिवाइज करके 15,000 करोड़ कर दिया गया है, ठीक। अब
अगर बात की जाए अगले आने वाले साल में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है कि इन नेक्स्ट ईयर, इन कमिंग ईयर 1 लाख करोड़ will be sanctioned to the state governments। ठीक, 1 लाख करोड़ रुपए सेंटर गवर्नमेंट सारी स्टेट्स को देने वाली है अगले साल में। और ये जो पैसा होगा ये क्या है, ये एक लोन की फॉर्म में है, बट ये लोन जो है इंटरेस्ट फ्री लोन है और 50 साल के लिए ये लोन दिया जाएगा। ठीक, इंटरेस्ट फ्री लोन की फॉर्म में दिया जा रहा है 1 लाख करोड़, ताकि स्टेट्स जो हैं वो जो कोविड के कारण उनकी इनकम कम हुई है तो वो इनकम जो है कॉम्पनसेट की जा सकती है यहां से। ठीक, और स्टेट्स जो हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट ईयर की, जो जिसके लिए बजट आया है कमिंग ईयर 1 अप्रैल टू ऑनवर्ड्स, स्टेट्स विल बी अलाउड फॉर फिस्कल डेफिसिट। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट होता है ऐसे ही स्टेट्स का भी फिस्कल डेफिसिट होता है। ठीक, और जैसे हमने बात की कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है आने वाले ईयर में वो 6.4% ऑफ जीडीपी होगा। किसकी जीडीपी? ओवरऑल इंडिया की जीडीपी का। ऐसे ही जीडीपी स्टेट की जीडीपी भी होती है। ठीक, जिसको हम डिनोट करते हैं स्टेट जीडीपी से, एस जीडीपी डिनोट करके। ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं देखूं तो इसमें बताया गया है कितना स्टेट्स के पास जो फिस्कल डेफिसिट का उनके पास क्वेश्चन है वो कितना है, 4% ऑफ जीडीपी, 4% ऑफ देयर स्टेट जीडीपी। ठीक, अब 4% ऑफ स्टेट जीडीपी का मतलब यहां पे एक चीज समझो, अगर पंजाब की बात कर ली जाए, लेट सपोज पंजाब जो है इसकी स्टेट जीडीपी 100 रुपए है, इसकी स्टेट जीडीपी 100 रुपए है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पंजाब जो मार्केट से बोरो कर सकता है ना पैसा, फिस्कल डेफिसिट पंजाब का वो 4 रुपए तक हो सकता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक, स्टेट जीडीपी का 4% तक पंजाब के पास क्वेश्चन है कि वो इतना पैसा मार्केट से बोरो कर सकता है। अब यहां पे एक कंडीशन लगा दी गई है, ये इसमें टोटल जो 4% है इसमें से 0.5% जो एलोकेशन है, जो इनको क्वेश्चन दिया गया वो किसके लिए, अगर स्टेट्स अपने पावर सेक्टर में रिफॉर्म करते हैं तो, अगर स्टेट्स अपने पावर सेक्टर में रिफॉर्म करते हैं तो उनको 4% तक वो पैसा बोरो कर सकते हैं अपनी स्टेट जीडीपी का। एंड अगर वो फेल होते हैं अपने पावर सेक्टर में रिफॉर्म में तो उनको 4 नहीं 3.5% ऑफ देयर स्टेट जीडीपी दे कैन बोरो फ्रॉम द मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। अब देखिए टैक्स जो होता है 2 तरीके का टैक्स हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट होता है टैक्स ऐसा कि जिसमें एक पेई, टैक्स पेई जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें एक टैक्स पेई थर्ड पार्टी को पे कर रहा है और वो थर्ड पार्टी जो है वो गवर्नमेंट को आगे टैक्स पे कर रही है। अब स्टार्ट करते हैं विद डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट अब क्या चाहती है, एक ट्रस्टवर्दी टैक्स रेजिम लेके आना। Why the term trustworthy is being used in this particular budget? क्योंकि शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो, अदरवाइज देयर इज अ केस, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के केसेस हैं। ठीक है, वोडाफोन इंडिया का केस है, ठीक, बहुत सारी अदर कंपनीज का केस है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उसको इंटरनेशनल लेवल पे, हमारी ये मान लीजिए कि रेपुटेशन खराब हुई है एज अ कंट्री वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट। ठीक, तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो भी टैक्स स्ट्रक्चर है हम उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, ट्रस्टवर्दी। तो हमने फोकस किया है टू एस्टेब्लिश अ ट्रस्टवर्दी टैक्स रिजीम। अब ट्रस्टवर्दी मतलब कि हम आगे से कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का इशू नहीं क्रिएट करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव होता है दोस्तों कि आज से पहले जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए। अदरवाइज होना क्या चाहिए कि अगर कोई आज टैक्स आया है तो आने वाली जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनके ऊपर टैक्स लगते हैं। ठीक, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि लॉ तो हम आज लेके आए बट आज से 10 साल पहले जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं सबके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए। दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ठीक, तो हमने क्या कहा जी कि हम आगे आने वाले टाइम में ये ऐसा कोई भी लॉ नहीं लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, इस साल बजट में आपको एक नई ऑप्शन दी गई है टू अपडेट योर टैक्स रिटर्न्स। देखिए हर साल हम लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, तो टैक्स रिटर्न आज तक का सिनेरियो क्या था कि एक बार आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी तो वो चली गई गवर्नमेंट के पास, अब उसमें कोई भी अपडेशन पॉसिबल नहीं है। बट इस साल के बजट में एक आपको प्रोविजन दिया गया है कि इफ यू वांट टू अपडेट योर टैक्स फाइल्स, टैक्स रिटर्न्स,
तो आपके पास अगले 2 साल तक का टाइम है, आप उस टैक्स को रिवाइज कर सकते हो, उस टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। मान लो कि आपसे कुछ मिस हो गया, टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपसे कोई ना कोई गलती से इनकम मिस हो गई, ठीक है, या आपने नहीं शो की गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट आपको चांस दे रही है कि अगर आप वो इनकम शो करना चाहते हो, ठीक, तो आपके पास अगले 2 साल का टाइम है, आप अपनी टैक्स रिटर्न्स को अपडेट कर सकते हो, ठीक। अब देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, MAT। ये टर्म आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, इसके ऊपर किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सबसे पहले तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, इज इट ए डायरेक्ट टैक्स और एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहां पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता क्या है, इसके ऊपर भी बन सकता है। और मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है किन कंपनीज के ऊपर लग सकता है, कितने % है, कितने नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये आपका काम है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को पढ़ना, ठीक। अब जितनी भी आपकी कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स हैं, दे आर पेइंग अराउंड 15% ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, MAT जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब जो हमारी कॉपरेटिव्स थी इंडिया में, आज से पहले उनसे 18.5%, 18.5% जो है मैट चार्ज किया जा रहा था, 18.5%, ठीक। बट कॉर्पोरेट जो थी वो भर रही थी कितना, 15%। तो इस साल हमने इसको स्ट्रीमलाइन किया, इक्वल कर दिया कि जितना कॉर्पोरेट्स या कंपनीज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भर रही हैं, उतना ही टैक्स जो है कॉपरेटिव्स भरेंगे, इससे ज्यादा इनको भी भरने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स अगेन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, यहां पे क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम है आपका, ठीक है, और उसका एक अकाउंट होता है नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट। एम्प्लॉइज एज वेल एज जो है पैसा उसमें पे किया जाता है, एम्प्लॉय भी करता है, एम्प्लॉयर भी करता है, ठीक। तो सोशल सिक्योरिटी मतलब एम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए क्या किया गया कि इसके ऊपर पहले लिमिट थी एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है अप टू 10%, ठीक। अब इसमें एनहांस करके इसको 14% कर दिया गया है कि जो एम्प्लॉयर है इंस्टेड ऑफ 10%, अगर वो 14% तक भरना चाहे, अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करना चाहे, देन दे कैन कंट्रीब्यूट। तो इससे क्या होगा, अगर एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूशन उसकी बढ़ा दी, तो फायदा तो क्या है, एम्प्लॉय का ही है, क्योंकि ये जो अकाउंट है इससे क्या है, एम्प्लॉय को ही पैसा मिलना है आने वाले टाइम में, क्लियर। तो ये यहां पे सोशल सिक्योरिटी आपकी एनहांस कर दी गई है। नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी, डिसेबल पर्संस को टैक्स में रिलीफ दिया गया है इस बार, ठीक, कि उनके ऊपर जो है टैक्स बर्डन कम किया जाए। नेक्स्ट, अब टर्म, दो अलग अलग टर्म्स हैं दोस्तों, सरचार्ज एंड सेस। टैक्स अलग टर्म होती है, सरचार्ज एंड सेस जो है ये बिल्कुल अलग टर्म्स हैं। सरचार्ज और सेस ये आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि किसके ऊपर सेस लग सकता है, सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस है, कितना जो आपका सरचार्ज है टैक्स ऑन टैक्स हो सकता है या टैक्स ऑन वैल्यू हो सकता है। ऐसे ही सेस जो होता है वो टैक्स ऑन टैक्स हो सकता है या टैक्स ऑन वैल्यू हो सकता है, ठीक। तीन अलग अलग टर्म्स होती हैं, सरचार्ज, सेस एंड टैक्स, ठीक। टैक्स तो आपको पता ही है, जनरली टैक्स तो हम लोग भरते ही हैं, GST भरते हैं, बट कभी आपने देखा है, अगर आपने कभी पेट्रोल डलवाया अपनी गाड़ी में, बाइक में, तो उसके ऊपर एक सेस भी लगता है, ठीक है। तो वो सरचार्ज क्या है, सेस क्या है, कृषि कल्याण सेस क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब बात करते हैं बजट में जो प्रोविजन दिया गया है। अब कंपनीज जो हैं या बिजनेस जो हैं वो क्या करते थे, वो अपना जो भी गवर्नमेंट को सरचार्ज पे करते हैं या सेस पे करते हैं, वो उसको ना अपनी एक्सपेंडिचर में काउंट कर लेते थे कि लेट्स सपोज इन्होंने क्या किया जी, इनकी जो है, इन्होंने गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए जो है वो सेस की फॉर्म में पे किए, किसी भी इंडस्ट्री ने या किसी भी बिजनेसमैन ने, ठीक है। तो वो क्या करेगा जी, और मान लो उसकी इनकम हुई 10 लाख, 10 लाख, तो वो अपनी इनकम कितनी शो कर रहा है जी, 10 लाख -1, वो अपनी इनकम शो कर रहा है जी 9 लाख, क्योंकि वो कहता कि 1 लाख रुपए हमने गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ सेस पे किया, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक। बट नहीं, इस बार गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया कि एनी मनी पेड अगेंस्ट सरचार्ज और सेस, कोई भी पैसा अगर आप सरचार्ज और सेस की फॉर्म में गवर्नमेंट को देते हो, तो वो आपके एक्सपेंडिचर में
काउंट नहीं होगा, वो आपके एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर की। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको पहले ही बताया, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, आप किसी थर्ड पार्टी को पे करते हो और वो आगे गवर्नमेंट को पे करती है। ठीक, अब अगर बात की जाए इनडायरेक्ट टैक्स, तो सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स आज की डेट में है जीएसटी, जो हर चीज के ऊपर लगता है। आप हर चीज के ऊपर, इवन अगर आपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फी भरी है तो उसके ऊपर भी 18% जीएसटी जो है आपको पे करना पड़ता है टू दी गवर्नमेंट। अब अगर इनडायरेक्ट टैक्स देखा जाए, जीएसटी है और कस्टम ड्यूटी जो होती है, कस्टम मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, वो भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक, तो इस बार जो चेंज किया गया है वो क्या, कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसईजेड्स। अब यहां पे ये एसईजेड अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्री एज वेल एज मेंस के लिए। एसईजेड्स क्या होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स होते क्या हैं, किस लॉ के अंडर इनको बनाया जाता है और क्या प्रोविजंस हैं, क्या पावर्स हैं, क्यों बनाए जाते हैं। ठीक, प्री में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी आ सकता है कि इनका अभी तक का जो सिनेरियो है, जो भी गवर्नमेंट ने एसईजेड्स बनाए, तो एसईजेड्स जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या वो फेलियर है, क्या वो सक्सेस है, उसको एनालाइज करना। ठीक, वो सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। अब अगर इस बजट की बात की जाए तो इसमें क्या बोला गया है कि जितने भी आपके एसईजेड्स हैं, कस्टम रिलेटेड उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हैं, इनडायरेक्ट जो आपके उनके टैक्सेस होंगे एसईजेड्स के, उनको आईटी, फुली आईटी ड्रिवन बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, तो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी बाय एनी ऑफिसर, इट विल बी फुली आईटी इंप्लीमेंटेड। ठीक है, तो ताकि एसईजेड स्मूथली फंक्शन कर सके, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। अब नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स एज वेल एज प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स। कैपिटल गुड्स एंड प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स, जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक, उसके ऊपर क्या है जी, कंसेशनल रेट्स हैं। कंसेशनल रेट मतलब उनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है वो कंसेशनल रेट के ऊपर है। ठीक, तो बट अब हमने क्या किया, उनको फेज आउट करने की बात की जा रही है और ग्रेजुअली जो हम लेना स्टार्ट करेंगे उनके ऊपर टैक्स, वो होगा 7.5%। और अगर हम ये करते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, क्योंकि हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान या मेक इन इंडिया के ऊपर। आत्मनिर्भर भारत अभियान या मेक इन इंडिया क्या है कि इंडिया में बनाओ कोई चीज, है ना। इंडिया में कैसे बनेगी, अगर बाहर से कोई चीज आ रही है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है या जीरो है, तो बाहर से किसी भी फॉरेन कंट्री से इंडिया में जब एंटर कर रही है वो सस्ते रेट पे कर रही है, तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो compete नहीं कर पाएगा उस चीज के साथ, ठीक है, उस प्रोडक्ट के साथ। तो हम क्या करेंगे जी, हमने इसके ऊपर जो है ड्यूटी एनहांस कर दी, ताकि अब जब वो मार्केट में वो प्रोडक्ट एंटर करेगा इंडियन मार्केट में, उसका प्राइस जो होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जो हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसको उस प्रोडक्ट से कंपटीशन कम होगा, उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो इस पॉलिसी से क्या होगा, हमारा जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसको एक जो है बूस्ट मिलेगा, उसके लिए ये पॉलिसी फायदेमंद होगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने एग्जम्पशन एंट्री लिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है, एग्जम्पशन मतलब हमने उनको कस्टम ड्यूटी के ऊपर एग्जम्पशन दिया गया है। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, अब जैसे कि ये वाली पॉलिसी हमने ऊपर देखी, वैसे ही इस पॉलिसी के अंदर भी हम अराउंड 350 ऐसे प्रोडक्ट्स जो अभी तक एग्जम्पशन लिस्ट में थे, उनको क्या कर रहे हैं जी, उनको उस लिस्ट से बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर भी जो है टैक्स इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज कंसेशनल ड्यूटीज ऑन रॉ मटेरियल। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, इंपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर जो इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया, और दूसरी तरफ अब हमें अगर कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अब अगर हम रॉ मटेरियल जो हमारा बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हमने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। ठीक, लेट्स सपोज कि पहले कोई रॉ मटेरियल है जी 100 रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर 50 रुपए गवर्नमेंट क्या कर रही थी जी, इंपोर्ट ड्यूटी ले रही थी। तो क्या हो रहा था हमारे पास, जब वो एंटर कर रहा था, कंपनी के पास पहुंच रहा था, जिसने मैन्युफैक्चर करना है उससे कोई आगे प्रोडक्ट, उसको 150 रुपए का पड़ रहा था वो। बट अब अंडर द न्यू पॉलिसी हम अपनी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल जो है उसको कम कर देंगे। मतलब इंस्टेड ऑफ 50 रुपी गवर्नमेंट इज गोइंग टू चार्ज जस्ट 10 रुपी नाउ।
इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मैन्युफैक्चरर है अब उसके पास ये पहुंचेगा कितने का, 110 रुपये का इंस्टेड ऑफ 150। अब उसको ये प्रोडक्ट पड़ेगा 110 रुपये का, उसके लिए सस्ता हो गया। और जो वो प्रोडक्ट इस रॉ मटेरियल से आगे बनाएगा तो वो भी कंपैरेटिवली चीप होगा। तो मतलब हमारा जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसकी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट की बात कर ली जाए, चाहे वो एक्सपोर्ट मार्केट्स की बात कर ली जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टोस। डिजिटल एसेट्स, यहां पे डिजिटल एसेट का मतलब सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, ठीक, बट सबसे ज्यादा फोकस अगर देखा जाए पब्लिक का भी और गवर्नमेंट का भी इस पर था क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। देखिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ा मुद्दा भी है, ठीक है। तो आज तो हम वो इशू डिस्कस नहीं कर सकते अबाउट द क्रिप्टोस, बट आपको मैं मोटा मोटा ये बता सकता हूं जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका इफेक्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। अगर क्रिप्टो करेंसीज हैं, देखिए सीधी सी बात है, अगर आप क्रिप्टो है आपके पास, मेरे पास जो भी पैसा है, मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं उस पैसे को यूज करने के। मैं अपना पैसा बैंक में रख सकता हूं, मैं अपना पैसा मार्केट मतलब शेयर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स में डाल सकता हूं, ठीक है, या मैं अपना पैसा क्रिप्टो में डाल सकता हूं। अब अगर मैं अपना पैसा बैंक में डालता हूं तो बैंक क्या करेगा, आगे वो पैसा इंडस्ट्रीज को लेंड करेगा या लोगों को देगा। अगर मैं मार्केट में अपना पैसा डालता हूं, मतलब मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं, अगेन मैं वो कंपनी को पैसा दे रहा हूं, जिससे उस कंपनी के पास पैसा आएगा, वो क्या करेगी, अब उससे उसकी प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट होगा, पॉजिटिवली इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये बैंक एंड मार्केट ये है गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ठीक है। अगर आपका पैसा यहां जाता है तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये चीजें हैं, तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है, ठीक। बट ये जो क्रिप्टो का सिनेरियो है ये ब्लॉकचेन बेस्ड है। ब्लॉकचेन होता है डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में। क्रिप्टो में अगर आप पैसा लगाते हो तो पहली बात तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर जीरो कंट्रोल है। गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता कि पैसा कहां गया आपका, कहां नहीं गया। क्लियर है जी? तो कहने का मतलब अगर यहां पे पैसा जा रहा है तो मतलब अब मेरे पास 100 ही रुपए हैं, या तो 100 रुपए मैं यहां रख दूं, यहां रख दूं या यहां रख दूं। अगर मैंने क्रिप्टो में पैसा लगाया मतलब वो 100 रुपए मैंने ना बैंक में रखे ना मार्केट में, मतलब क्या हुआ, यहां पे पैसा नहीं गया, वो क्रिप्टो में गया। और ये क्रिप्टो जो है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, ठीक। कोई भी कंपनी क्रिप्टो बना रही है, आप उसमें पैसा लगा रहे हो, 1000 रुपए का एक कॉइन खरीदा, कल को उसकी वैल्यू रहेगी 100 रुपए, आपका 900 रुपए की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको लॉस हुआ, बट एट द सेम टाइम वॉलेटाइल है। अब क्योंकि वो पैसा आप बैंक और यहां पे रख सकते थे, मार्केट में आपने वहां पे भी नहीं रखा, तो क्या हो गया, बैंक को भी लॉस हो रहा है, मार्केट को भी लॉस हो रहा है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो रहा है, क्योंकि क्रिप्टो के ऊपर तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है ही नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या चाहती थी, एक तो कि उसका कंट्रोल खत्म ना हो करेंसी के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आज हम डिस्कस नहीं कर सकते। मैं पहले ही बता रहा हूं कि क्रिप्टो के ऊपर या करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल क्यों चाहिए, ठीक। इशू क्या है, अगर क्रिप्टो में पैसा लग रहा है तो एक तो गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो रहा है, दूसरा क्रिप्टो इज वेरी वॉलेटाइल, ठीक। तो वॉलेटिलिटी के कारण क्या हो रहा है, जो हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं हमारा पैसा एकदम से डूब भी रहा है, ठीक। तो वो भी एक गवर्नमेंट के लिए भी इशू है, हमारे लिए बहुत बड़ा इशू हो जाता है, ठीक। और तीसरा, क्रिप्टो में हो सकता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो या ब्लैक मनी हो, हवाला का पैसा हो, वो इनमें लग सकता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि इसको कंट्रोल करना कैसे किया जाए। तो 2 चीजें निकल के सामने आ रही थी। पहले तो दिसंबर से ये मुद्दा डिस्कस होना शुरू हुआ था कि या तो हम क्रिप्टो को फुली बैन कर दें इंडिया में, ठीक, या फिर इसके ऊपर कुछ ऐसा स्टेप लिया जाए कि इसको डिस्करेज किया जाए किसी भी तरीके से। अब अगर बैन करते हैं तो उसका एक अपना अलग इशू बन जाता है, क्योंकि अगर क्रिप्टो बैन होता है तो आज न्यूज आ गई कि क्रिप्टो बैन हो गया जी, ठीक है। मैंने कोई कॉइन जो है 1000 रुपए का खरीदा है, अब एकदम से न्यूज आई, और क्योंकि ये वॉलेटाइल है, इसके पीछे कोई एसेट बेस नहीं है, तो एकदम से 1000 रुपए का कॉइन 10 रुपए का भी रह सकता है, ठीक है। 10 रुपए का रहा तो सोच के देखिए मेरा कितना लॉस, क्या पता मेरे पास कितने ही ऐसे कॉइन्स हो 1000 रुपए वाले। तो गवर्नमेंट को ये था कि ऑलरेडी लोगों का इस मार्केट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है पैसा लग चुका है। अगर हमने इंडिया में बैन किया
तो वो क्रिप्टो मार्केट क्रैश करेगी, और क्रैश करेगी तो उसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो मर जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती। और दूसरी बात ये भी है कि गवर्नमेंट को दिख भी रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में यही क्रिप्टो करेंसी बेस बन जाए बहुत सारी चीज़ों का। तो अगर हमने आज इसको बैन कर दिया तो हो सकता है कि आने वाले 10 सालों में हम पीछे रह जाए, हमें दोबारा स्टार्ट करनी पड़े। तो इंस्टेड ऑफ बैन, दूसरा ऑप्शन क्या है, डिस्करेज करते हैं लोगों को। ठीक है, लोगों को पता चले कि ये एक बहुत ही रिस्की गेम है, तो उनको डिस्करेज किया जाए कि अगर तुमने पैसा इन्वेस्ट करना ही है तो मार्केट में कर लो, बैंक में रख दो। तो इसके लिए अब डिस्करेज कैसे किया जा सकता है? गवर्नमेंट के पास एक ही हथियार है किसी भी चीज के लिए, अगर वो डिस्करेज करना चाहती है आपको, टैक्स बढ़ा दो उसके ऊपर। गवर्नमेंट चाहती है कि आप गाड़ियां ना खरीदो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी जी कि गाड़ी अगर आप खरीदते हो उसके ऊपर 100% टैक्स है, तो आप गाड़ी खरीदना भी अवॉइड करोगे। ऐसे ही अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मतलब एनी डिजिटल एसेट, डिजिटल एसेट्स कोई भी हो आपकी, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि एनी इनकम जनरेटेड फ्रॉम द डिजिटल एसेट। ठीक है, अब यहां पे याद रखिएगा, एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट। मैंने 1 लाख रुपए के कॉइन्स खरीदे, ये मेरी इन्वेस्टमेंट हुई, मैंने उससे 1,20,000 रुपए बनाए। ठीक है, 1,20,000 मेरे बन गए, तो ये जो है ये क्या हो गया, मेरी इसमें इनकम कितनी होगी दोस्तों, 20K, 20,000 मेरी इनकम हुई। ठीक, तो इस 20,000 की इनकम के ऊपर 30% टैक्स चार्ज करेगी गवर्नमेंट मुझसे। क्लियर है जी? तो एनी इनकम जनरेटेड फ्रॉम द क्रिप्टो करेंसी, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, 30% टैक्स जो है वो चार्ज करना स्टार्ट करेगी फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स। ठीक, अब कोई भी डिडक्शन नहीं होगी। मान लीजिए आपको क्रिप्टो में लॉस होता है, ठीक है, कोई भी लॉस होता है या कोई भी एक्सपेंडिचर है, तो इसमें क्लियरली लिखा गया है, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस टू बी अलाउड। अब दूसरी, जब आप इनकम जनरेट करते हो कहीं से भी, कोई भी बिजनेस चल रहा है उसमें से इनकम जनरेट होती है, तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारे प्रोविजंस हैं, अलाउंस आपको देती है गवर्नमेंट। आपको बहुत जगह पे कहती है कि आप अगर चलिए आपका ये एक्सपेंडिचर हुआ है तो आप ये एक्सपेंडिचर डिडक्ट कर सकते हो। ठीक, बट इन केस ऑफ एनी इनकम जनरेटेड फ्रॉम डिजिटल एसेट्स कोई भी डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अगर 20,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 20,000 के ऊपर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा लॉस भी हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि इस क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए मुझे इतना जो है ये क्रिप्टो एक्सचेंज को देना पड़ा ना, जितनी आपकी इनकम उसके ऊपर 30% टैक्स। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, अब कैसे कैप्चर किया जाए ट्रांजैक्शन डिटेल्स को, तो इसके लिए भी क्या कर दिया गया कि 1% TDS जो है टू बी प्रोवाइडेड ऑन पेमेंट मेड इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ट्रांसफर कर रहे हो आप, मैंने अपने पीयर को किसी P2P ट्रांसफर कर दिया या किसी को भी कर दिया, तो चेक रखने के लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है एक टर्म, तो वो 1% TDS इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा ताकि गवर्नमेंट को एक चेक रहे कि कहां से कहां वो पैसा जा रहा है। ठीक, अब एक प्रॉब्लम और भी थी, मुझे पता है कि जी मुझे टैक्स देना पड़ेगा अगर मैं इनकम दिखाता हूं, तो मेरे पास 100 कॉइन से मैंने क्या किया जी, 50 कॉइन ना अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। तो हुआ क्या, 50 कॉइन, अब मेरी इनकम जो है नहीं दिखेगी कि इंक्रीज हुई है, क्योंकि मैंने 50% कहीं और ट्रांसफर कर दिया, वहां से निकलवा लिए। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट ट्रांसफर कर दिए। तो गवर्नमेंट ने आउटराइटली यहां पे क्या मेंशन कर दिया, एनी गिफ्ट, कोई भी गिफ्ट अगर आप देते हो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी, वो भी टैक्स के दायरे में आएगा। अगर मैंने अपने वाइफ को 50% जो अपने कॉइन्स है वो ट्रांसफर किए, तो उन 50% कॉइन्स के ऊपर भी गवर्नमेंट एक टैक्स वसूल करेगी, गिफ्ट टैक्स जिसको बोला जाएगा। क्लियर? तो यहां से भी आप बच नहीं सकते। क्लियर? अब क्योंकि आजकल चलन हो गया कि क्रिप्टो करेंसी में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं चाहता हूं, ठीक, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी, अगर आप सोच रहे हो कि आने वाला फ्यूचर जो है क्रिप्टो का हो सकता है, डिजिटल करेंसीज का हो सकता है, सो लेट्स डू वन थिंग, हम आरबीआई के थ्रू एक अपना डिजिटल कॉइन, डिजिटल रुपी लॉन्च करेंगे 2022 में। ठीक है, आरबीआई इज गोइंग टू लॉन्च अ डिजिटल रुपी।
ठीक, तो ये क्योंकि आरबीआई लॉन्च कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का और आरबीआई का, ठीक, तो ये फिर भी हमारे लिए इकोनॉमी के लिए सस्टेनेबल है। बट अगर आप कोई भी क्रिप्टो कॉइन में पैसा लगा रहे हो तो हो सकता है उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये जो 30% टैक्स लगाया है, इट इज टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसीज। क्लियर है जी। अब आगे चलते हैं। तो इससे एक चीज ये भी पॉजिटिव है कि बैन नहीं हुआ। बैन नहीं हुआ तो मतलब अभी भी इंडिया में अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो, रेगुलराइज हो रहा है, और वो बहुत अच्छी चीज होती है किसी भी चीज को, किसी भी मार्केट को जब आप रेगुलराइज करते हो। क्लियर। नेक्स्ट इज पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे आप, उतना गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज करेगी, उतने ज्यादा आपको इंसेंटिव देगी। ठीक है, लाइक अगर आप 100 यूनिट्स बना रहे हो, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप 100 यूनिट्स किसी भी प्रोडक्ट के बना रहे हो तो आपको पर यूनिट जो है 10 रुपए हम टैक्स बेनिफिट देंगे। मतलब इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स देन 1000 रुपी विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू यू। ठीक, अगर आप 1 लाख यूनिट्स बनाते हो तो गवर्नमेंट कहती जी एज पर योर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। पीएलआई स्कीम इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपको इंसेंटिव भी बढ़ता जाएगा। मतलब इस तरीके से कुछ आपको ज्यादा से ज्यादा, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, अब इससे क्या होगा? आपको पता है कि अगर आप 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो तो गवर्नमेंट ने आपको बोल रखा है कि आपको 20 रुपए पर यूनिट के ऊपर बेनिफिट देगी गवर्नमेंट। ठीक है, पहले क्या है 10 रुपए दे रही है, अगर आप 1 लाख से ऊपर करते हो तो 20 रुपए। तो आप भी तो ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, तो इससे क्या होगा? ओवरऑल इंडिया की जीडीपी जो है इंप्रूव होगी। ठीक, ये पीएलआई स्कीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए, प्री पॉइंट ऑफ व्यू प्लस मेंस। मेंस में तो चलो बाद में, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये काफी, कि कौन कौन से सेक्टर्स है। अराउंड 14 सेक्टर्स आर देयर अंडर पीएलआई स्कीम। पूरे हर सेक्टर के में पीएलआई स्कीम नहीं लॉन्च की गवर्नमेंट ने। 14 सेक्टर्स आर देयर जिसमें पीएलआई स्कीम जो है उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब अगर बात की जाए पीएलआई स्कीम, क्यों पीएलआई स्कीम है, तो ये क्या करेगी? आपकी ओवरऑल इनकम को एनहांस कर सकती है, जीडीपी को एनहांस कर सकती है। एंड अगर जीडीपी को एनहांस करती है, अगर मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करती है तो क्या होगा? करीब करीब 60 लाख नई जॉब्स क्रिएट करने का पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर पीएलआई स्कीम में। ठीक है, 60 लाख अभी 14 सेक्टर के अकॉर्डिंग। अगर आप और सेक्टर्स इंक्लूड कर लेते हो तो नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो और ज्यादा बढ़ाई जा सकती हैं। अब अगर बात की जाए, पोटेंशियल ये है कि हम आने वाले 5 साल में अंडर दिस पर्टिकुलर पीएलआई स्कीम हम अपनी ओवरऑल प्रोडक्शन को कितना बूस्ट कर सकते हैं? 30 लाख करोड़। ठीक, और सिर्फ इस पीएलआई स्कीम के थ्रू। तो ये स्कीम हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम बन जाती है। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि पीएलआई स्कीम है क्या, कौन कौन से सेक्टर्स इसमें आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है प्री में 4 सेक्टर्स आपको दिए जाएं और उनमें से पूछा जाए किन सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम जो है इंप्लीमेंटेड है और किन में नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस साल का जो बजट है, इस साल के बजट ने 4 एरियाज को प्रायोरिटी दी है। ठीक है, प्रायोरिटी एरियाज की बात की जाए, सबसे पहले पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति योजना, इसके लिए मैं ब्रीफ में डिस्कस करूंगा आगे। ठीक है, तो सबसे पहला फोकस है पीएम गति शक्ति योजना एंड दिस योजना इज मेनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है, 7 सेक्टर्स है हमारे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर फोकस कर रही है आपकी पीएम गति शक्ति योजना। सेकंड हमारा फोकस रहा है जो इस बजट में, वो क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है। थर्ड जो है, अब हमने क्या बात की है? प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट की। जैसे पीएलआई स्कीम के लिए हमने ऑफर दे दी, वो क्या है? प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। ठीक, फिर इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ये हमारा फोकस रहा है बजट में। और कुछ एक टर्म यूज हुई है सनराइज अपॉर्चुनिटीज, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट लेटर ऑन। सनराइज अपॉर्चुनिटी मतलब नई नई अपॉर्चुनिटीज जो निकल के आ रही हैं, उन सेक्टर्स के ऊपर भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है इस पर्टिकुलर बजट में। और एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको भी पता है कि जो है इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम कार्बन फ्री इकोनॉमी बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम जो है अब फोकस कर रहे हैं सोलर एनर्जी के ऊपर, विंड एनर्जी के ऊपर,
रीजन कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। तो एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन एंड ऑल, इनके ऊपर फोकस है हमारा इस पर्टिकुलर बजट में। अब लास्ट क्या है जी, इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस, मतलब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें हम, ज्यादा से ज्यादा पैसा अवेलेबल हो ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। तो ये 4 हमारे एरियाज हैं जिनके ऊपर बजट का ओवरऑल ध्यान रहा है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं मैं पीएम गति शक्ति योजना की, तो पीएम गति शक्ति योजना, जैसा कि मैंने कहा, इस अप्रोच में मेन 7 इंजन 7 सेक्टर्स के ऊपर फोकस है। और वो सारे के सारे सेक्टर्स अगर आप बात कर लो, रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स, तो ये सारा का सारा जो भी आपका है, इट इज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पीएम गति शक्ति योजना में 7 सेक्टर्स हैं, 7 इंजन हैं, ठीक, और वो सारे के सारे आपके क्या हैं, किसके रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड। और गवर्नमेंट का फोकस है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आप बूस्ट कर लिया आपने, अगर आपके सारे के सारे सेक्टर्स इंप्रूव हो गए, तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी वो हमेशा ही बूस्ट होती है, आपकी ओवरऑल जीडीपी जो है वो बूस्ट हो जाती है। लाइक अगर आपका रोड कनेक्टिविटी अच्छी है तो आपके हिली एरियाज भी डेवलप हो सकते हैं। अगर आपकी रोड, पोर्ट एंड रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी है तो जितनी भी हिंटरलैंड में आप कोई भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हो उसको आप पोर्ट तक मटेरियल लेके जा सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो आपकी जीडीपी बूस्ट होना लाजमी है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करेगा। अब पीएम गति शक्ति योजना के अंदर मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवेज, इसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। देखिए जब रोड्स की बात करते हैं ना तो नेशनल हाईवेज होते हैं, ऐसे ही एक्सप्रेसवेज भी होते हैं, ठीक। एक्सप्रेसवेज इस तरीके से होते हैं, जितने बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको कनेक्ट किया जाता है एक्सप्रेसवेज के साथ, हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज होते हैं, ठीक। तो अंडर पीएम गति शक्ति योजना एक मास्टर प्लान बनाने की बात चल रही है एक्सप्रेसवेज के लिए, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं जी रेलवेज। रेलवेज के केस वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की बात की जा रही है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। अब ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट क्यों? एक स्टेशन उसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसा होता है ना कि अगर हम आगरा की बात करते हैं, आगरा के पेड़े, मथुरा के पेड़े, ठीक है। मथुरा के मतलब क्या है जी, मथुरा जंक्शन पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पेड़े जो हैं आपको मिलेंगे। आगरा जाओगे, आगरा के जंक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको पेठा खाने को मिलेगा। मतलब उससे क्या हो रहा है कि वो उस एरिया का एक फेमस बन गया, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है, जरूरी नहीं है खाने पीने वाले प्रोडक्ट्स हो सकता है किसी एरिया में कहीं पे आप जाओ, हैदराबाद जाओ, वहां पे बिरयानी आपको मिल रही है, ऐसे ही किसी और एरिया में जाओ तो वहां का जो फेमस प्रोडक्ट है वो आपको मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, एक तो उस प्रोडक्ट के अराउंड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड, लाइक एग्रीकल्चर भी प्रोडक्शन होगी उस प्रोडक्ट के लिए, फिर उस प्रोडक्ट से उस एरिया का ओवरऑल बिजनेस भी इंप्रूव होगा, ठीक है। तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, अगर इस फोकस से हम चलते हैं तो हमारा जो ओवरऑल उस एरिया की इकोनॉमी है उसको आप बूस्ट कर सकते हो, एग्रीकल्चरल इनकम को भी बूस्ट कर सकते हो, जो आपका बिजनेस इनकम है उस एरिया की उसको भी बूस्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनका वो एक प्रोडक्ट थ्रू आउट इंडिया फेमस हो जाएगा। जैसे अब मथुरा के पेड़े की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो आज चंडीगढ़ में हम खड़े हैं तो फिर भी हमें पता है कि हाँ जी अगर मथुरा जाना है ना तो जंक्शन से वहां से पेड़ा तो लेके ही आना है, कुछ भी हो जाए, ठीक। तो वो एक प्रोडक्ट जो है फेमस हो जाता है एरिया का। क्लियर है जी। अब 400 नई वंदे भारत ट्रेन की बात की जा रही है कि आने वाले टाइम में हम 400 न्यू वंदे भारत जो है वो ट्रेन लॉन्च करेंगे, हाई स्पीड ट्रेन हैं दोस्तों ये। अब उसके साथ साथ 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटी। अब देखिए मालवाहक गाड़ियां होती है ना, मालगाड़ी जिसको बोलते हो, ठीक। अब अगर मैंने आपको कल भी बताया था कि जितना रेलवे जो है, रेलवे में ट्रेवल करते हैं अगर हम, तो रेलवे में ट्रेवलिंग के या ट्रांसपोर्टेशन अगर हम लॉजिस्टिक्स को भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्राइस जो है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत कम आती है कंपैरेटिव टू रोडवेज, ठीक है। तो
अब उसको बूस्ट कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए हम फोकस कर रहे हैं कि 100 pm गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स वहां पे एस्टेब्लिश करेंगे, जिससे ओवरऑल रेलवे जो है कार्गो सेगमेंट उसको भी बूस्ट मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। अब दोस्तों एग्रीकल्चर में अगर बात की जाए, सबसे पहले इस साल तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा एग्रीकल्चर में 3 बिल और एक एमएसपी का। ठीक है, 3 बिल और एमएसपी का। तो इस साल जो गवर्नमेंट ने मेंशन किया है क्या 2.37 लाख करोड़, अराउंड 1.63 करोड़ फार्मर्स को ये पेमेंट मिली है, किसके, पैडी और वीट के लिए अंडर एमएसपी। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि हमने इतना पैसा जो है वीट एंड जो आपका पैडी है उन फार्मर्स को दिया है। चलिए, मेन फोकस हर चीज में हम क्या चाहते हैं अब कि एनर्जी भी ग्रीन हो, और उसके साथ साथ केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है। क्लियर। सेहत के लिए भी आपकी अच्छी है और आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी है, तो इंटरनेशनल मार्केट में आप एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा सकते हो। क्लियर है जी। अब उसके साथ साथ किसान ड्रोन्स की बात चल रही है। किसान ड्रोन्स का मतलब जितने भी आपके लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो भी आपने कुछ भी स्प्रे करना है, अगर बात की जाए पेस्टिसाइड्स की बात कर ली जाए, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना है, तो उसके लिए ना ड्रोन्स की हेल्प ली जाएगी, मतलब डिजिटाइज किया जाएगा। तो धीरे धीरे और चीज़ें टेक्नोलॉजी नहीं आएगी एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है, प्रोडक्शन जो है, वो कंपैरेटिवली इंप्रूव हो जाएगी। ठीक। अब इसके साथ साथ ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ऑयल सीड्स जो है ना दोस्तों, ये हमारी जो इंडिया में हम अपनी रिक्वायरमेंट्स मेनली इंपोर्ट करके फुलफिल करते हैं। अब रिसेंटली ड्यू टू कोविड क्या हुआ, इंपोर्ट प्राइस वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो हमारा एग्रीकल्चर इससे इफेक्ट हुआ। तो अब हमारा फोकस क्या है कि हम जो ऑयल सीड्स की अपनी रिक्वायरमेंट है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही उनको फुलफिल करें। अगेन, अगर हमारी ये पॉलिसी है कि हम ऑयल सीड्स की रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन से फुलफिल करना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जिससे फार्मर्स की इनकम को और ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है। क्योंकि हमारा एक फोकस था कि टू डबल द फार्मर इनकम बाय 2022। तो ये सारे के सारे स्टेप्स वही हैं कि चलिए कोई बात नहीं, 2022 में ना सही, आने वाले टाइम तक तो हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर सके किसी ना किसी तरीके से। और दूसरा फायदा, हमारा इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। ठीक। अब लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं, ओवरऑल इंडिया में हम एक पर्टिकुलर, जैसे हमारा आधार कार्ड है ना, आधार नंबर मेरा अलग है, मेरे घर वालों का अलग है, ऐसे ही लैंड पार्सल एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, जो हर एक लैंड पार्सल मतलब हर एक प्लॉट का अलग नंबर होगा। उससे क्या हो जाएगा, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जो आने वाले टाइम में बेनिफिशियल होगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं जी, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों रिवर इंटरलिंकिंग कई सालों से ये टॉपिक जो है न्यूज़ में भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, अब हिमालयन जो रिवर्स हैं 12 महीने इनमें पानी रहता है। क्लियर। बट जो आपकी सदर्न रिवर्स हैं, सदर्न रिवर्स की प्रॉब्लम क्या है कि ड्यूरिंग रेनी सीजन ओनली वहाँ पे पानी रहता है, अदरवाइज वहाँ पे वाटर का जो फ्लो लेवल है वो बहुत कम है या है ही नहीं। तो होता क्या है, अब नदर्न एरिया की जो रिवर्स हैं वो तो जो आपका रेनी सीजन है उसमें ओवरफ्लो भी कर जाती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्रा देखिए, ब्रह्मपुत्रा हर साल जो है ओवरफ्लो करती है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो नदर्न एरिया की रिवर्स हैं उनको सदर्न एरिया की रिवर्स के साथ कनेक्ट किया जाए। बट अब ये हो कैसे, रिवर तो एक नेचुरल है कि रिवर तो नेचुरल है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर हम कैनल्स बना दें तो इस नदर्न एरिया की रिवर का जो वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर, वो इस रिवर में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये है आपका रिवर इंटरलिंकिंग। ठीक। अब रिवर इंटरलिंकिंग देखने में तो ये बड़ा आसान लग रहा है कि एक कैनल बना दीजिए तो उससे क्या है जी, जो जितना एक्स्ट्रा वाटर इसमें है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे जो फ्लड्स का इशू खत्म हो जाएगा और यहाँ पे जो ड्रॉट का इशू है वो खत्म हो जाएगा। बट रिवर्स ऐसे थोड़ी ना आप लिंक कर सकते हो, कितना एरिया बीच में कवर करना है, कितनी स्टेट्स हैं, हो सकता है कहीं आपको जंगल काटने पड़े, हो सकता है लोगों के घर रास्ते में आ जाए, बहुत सारा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। तो रिवर इंटरलिंकिंग में हमने सबसे पहला मुद्दा शुरू किया केन बेतवा जो है
पास पास है, कोई ज़्यादा वो वाला एरिया नहीं है बड़ा, तो केन बेतवा को आपस में लिंक करने की बात की। ठीक, तो केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है उसके लिए अराउंड 45,000 करोड़ जो है वो सैंक्शन किए गए हैं। ठीक, अब क्योंकि ये एक पुराना केन बेतवा लिंक तो चल रहा है मुद्दा, अब 5 और रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो पाइपलाइन में दिखाए गए हैं। ठीक, बट सेंटर ने इसको अप्रूव कर दिया है। अब किसकी बारी है? स्टेट्स की। अगर स्टेट्स एग्री करती हैं, क्योंकि सिर्फ सेंटर के हाँ करने से ये बात नहीं बनेगी, स्टेट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस केस, तो स्टेट्स की भी हाँ जरूरी है। अगर स्टेट्स हाँ करती हैं तो ये 5 और प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में जिसमें हम इन रिवर्स को आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं। ठीक, तो प्री में आपके लिए एक मुद्दा ये हो सकता है, यहां से क्वेश्चन जो फ्रेम किया जा सकता है कि केन बेतवा किन किन स्टेट से ये रिवर्स पास कर रही हैं। ठीक है, केन या बेतवा या जितनी भी ये रिवर्स के नाम है, इन 10 के 10 रिवर्स कौन कौन से एरिया से ये पास कर रही है, कौन कौन सी स्टेट से पास कर रही है, कौन सा नेशनल पार्क इनके बीच में आता है, या कैसे भी करके। क्लियर? तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज एमएसएमई सेक्टर। अब दोस्तों एमएसएमई सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपकी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर वो सेक्टर है जो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी में अराउंड अगर आप ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करते हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो, तो करीब 40% ऑफ द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वो आपका एमएसएमई सेक्टर करके देता है। ठीक, एमएसएमई सेक्टर आपकी ओवरऑल जितनी भी आपकी प्रोडक्शन है उसका करीब 40%। अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करते हो, अगेन अराउंड 45% ऑफ योर एक्सपोर्ट्स वो कौन प्रोवाइड करके देता है आपको? आपका एमएसएमई सेक्टर प्रोवाइड करके दे रहा है। अगेन एम्प्लॉयमेंट की बात कर ली जाए तो उस केस में भी एमएसएमई सेक्टर जो है वो सबसे मेन है। अब देखिए चाइनीज इकोनॉमी की बात कर ली जाए, चाइनीज इकोनॉमी क्यों इतना ऊपर चल रही है? हर घर में कंपनी एक कोई ना कोई मशीन लगी हुई है, इंडस्ट्री लगी हुई है, मतलब एमएसएमई सेक्टर चाइना में भर के है। ठीक, ऐसे ही अगर हम इंडिया में भी एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दें, उसको इंक्रीज करें, तो क्या होगा? हमारे भी हर जगह पे प्रोडक्शन मशीन लगाई जा सकती है, हमारे भी यहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो गवर्नमेंट का मेन फोकस है दोस्तों, क्योंकि अब मैं इतना तो अरेंज कर सकता हूं कि मैं 1 करोड़ की इंडस्ट्री अगर एस्टेब्लिश करना चाहूं, लोन वोन लेके 1 करोड़ की इंडस्ट्री लगा सकता हूं। बट अगर मैं कहूं कि मैं 100 करोड़ की इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर दूं, इट इज नॉट पॉसिबल, और मुझे कोई 100 करोड़ देगा भी क्यों? ठीक, तो बड़ी इंडस्ट्री तो आप नहीं लगा सकते। तो इक्विटी मेंटेन करने के लिए, हर एक को मौका देने के लिए भी एमएसएमई सेक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए एमएसएमई सेक्टर को गवर्नमेंट जो है फोकस में रख रही है और इसको बढ़ावा देने की कोशिश भी कर रही है। अब वो कैसे कर रही है? हमारे पास कई पोर्टल्स हैं एमएसएमई के रिलेटेड। ऐसा भी हो सकता है पोर्टल जिसमें एमएसएमई की इंफॉर्मेशन हो, ऐसा भी हो सकता है कोई इन्वेस्ट करना चाहता हो एमएसएमई में तो उसको उस पोर्टल से इंफॉर्मेशन मिल रही हो, ऐसा भी पोर्टल हो सकता है जिसके थ्रू एमएसएमई अपना सामान बेच रही हो। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं, जैसे कि उद्यम पोर्टल है, ई श्रम, एनसीएस एंड असीम पोर्टल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इन सारे पोर्टल्स को इंटरलिंक कर दिया है। ठीक, अब यहां से प्री के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि ये पोर्टल किस काम का है, ये अगला पोर्टल किसके लिए है, तो इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक, अब अगर बात की जाए, देयर इज अ स्कीम दैट इज इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम, गवर्नमेंट गारंटी देती है अपनी तरफ से बैंक्स को कि अगर आप एमएसएमई को पैसा देते हो, कल को आपका पैसा डूबता है तो हम पे करेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम, मतलब इस तरीके की। अब इसके थ्रू क्या किया गया है? करीब 130 लाख करोड़, मतलब 1.3 करोड़ एमएसएमईज जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर। क्लियर? और इस स्कीम को पहले इसका जो डेडलाइन थी, एंड ड्यू टू कोविड दिस स्कीम वाज स्टार्टेड, जो पहले की डेडलाइन थी वो थी 2022 मार्च, मतलब अभी जो 31 मार्च को वो खत्म हो जानी थी। बट अब क्या है, इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 23 मार्च 23। क्लियर? तो ये 1 साल का और ग्रेस पीरियड दे दिया गया है। एंड अब इस स्कीम के अंडर जो गारंटी कवर है वो बढ़ा के कर दिया गया है 5 लाख करोड़। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अप टू 5 लाख करोड़ अगर आप एमएसएमईज को देते हो और कल को कोई भी इशू होता है तो हम पे करेंगे आपको।
ठीक है, तो इस तरीके की हम कह सकते हैं स्कीम। क्लियर? 5 लाख करोड़। अब 2 लाख करोड़ एडिशनल क्रेडिट भी दिया जा रहा है, और वो किसके थ्रू? क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, देयर इज अनदर ट्रस्ट दैट इज क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट। तो इस ट्रस्ट के अंडर भी 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो क्या हो गया टोटल? 5 लाख करोड़ यहां से स्कीम के अंदर, और ये ट्रस्ट जो है ये भी 2 लाख करोड़ जो है एमएसएमई सेक्टर के में इन्फ्यूज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है एमएसएमई सेक्टर को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर सके, जिससे हमारी ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगी इंडिया की। ठीक, अब रैंप करके एक प्रोग्राम परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। ठीक, परफॉर्मेंस इंडिकेटर है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक, हम एमएसएमई सेक्टर की परफॉर्मेंस को बढ़ाना और उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्या है, 6000 करोड़ जो है उसके लिए भी सैंक्शन किए गए। क्लियर? तो ये यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है जो पोर्टल के रिलेटेड बन सकता है, और ये जो आपकी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम है किसके अंडर है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, किस डिपार्टमेंट के अंडर है, इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन में अब ड्यू टू कोविड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे। प्रॉब्लम क्या है बेटा कि कोविड आया, स्कूल हो गए बंद। अब जो तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने तो फिर भी कुछ ना कुछ अरेंज कर लिया। ठीक है, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ले ली, और जो प्राइवेट स्कूल्स में स्टूडेंट्स भी पढ़ते थे उनके पास भी रिसोर्सेज थे कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर पाए। बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे और जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल्ड थे, उनका क्या किया जाए? ना तो उनके पास इंटरनेट था, ना ही उनके पास वो वाले आपके गैजेट्स थे जिसकी हेल्प से वो क्लासेस लगा पाते। तो प्रॉब्लम तो है। तो हमारे पास एक गवर्नमेंट का लास्ट ईयर हमारे पास एक प्रोग्राम था, 1 क्लास 1 टीवी चैनल। 1 क्लास 1 टीवी चैनल के एक 5th क्लास के लिए एक पर्टिकुलर चैनल है जिसके ऊपर सारे के सारे उनके लेक्चर्स जो हैं 5th क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारा का सारा कंटेंट उनको अवेलेबल होगा। ठीक, अब ड्यू टू कोविड हमें भी पता है कि और ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये एक पीएम ई विद्या पोर्ट जो है प्रोग्राम है जिसके अंडर ये 1 क्लास 1 चैनल था। अब इसके ऊपर हमने क्या कर दिया कि 200 करीब 200 टीवी चैनल्स को हमने इंक्लूड किया है। नॉट ओनली 1 क्लास 1 चैनल, अराउंड 200 टीवी चैनल्स विल बी देयर, जिसके थ्रू बच्चों को हम क्या कर सकते हैं जी, एजुकेट कर सकते हैं अंडर पीएम ई विद्या। ठीक, अब अगर बात की जाए, हम बात कर रहे हैं वर्चुअल लैब्स की स्किलिंग, ई लैब्स। ठीक, क्यों? क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत बड़ा इशू है, स्किल का बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। तो स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम इन लैब्स को एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। और ई कंटेंट, हाई क्वालिटी ई कंटेंट, क्योंकि पेंडेमिक से एक शिफ्ट आया है हर चीज़ में, हर बिजनेस में, कि ऑफलाइन पैरेलली ऑनलाइन मोड सारे स्टार्ट हो गए हैं। बट अभी तक हमने ऑनलाइन के ऊपर इतना फोकस नहीं किया था, हमने अपना ई कंटेंट इतना डेवलप नहीं किया था। तो धीरे धीरे हम क्वालिटी ई कंटेंट को डेवलप करना चाहते हैं। जैसे कि ऑफलाइन मोड में बच्चों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, ऐसा ही एक्सपीरियंस ऑनलाइन मोड में भी देने की कोशिश की जा रही है। क्लियर? अब डिजिटल यूनिवर्सिटी, आज तक हमने देखा है क्या है जी, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैंपस हैं उनके, ऑफलाइन है। बट क्योंकि अब सिनेरियो हो गया है चेंज, पैरेलली सब कुछ ऑनलाइन भी एजुकेशन है, तो क्यों ना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही ऐसा डेवलप किया जाए जो टोटल ऑनलाइन ही हो सारा। तो उसके लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो भी हम लेके आए हैं। बैंकिंग, देखिए ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर तो एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है ना। और बैंकिंग अगर देखा जाए तो आरबीआई उनके लिए डिसीजन लेता है, नॉट द गवर्नमेंट। बट बैंक्स को बढ़ा सकते हो जो गवर्नमेंट के हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया है, जितने भी हमारे पास पोस्ट ऑफिसेज हैं, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज, 100% ये पोस्ट ऑफिसेज जो हैं इनको कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ ऐड किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। मतलब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन गेट बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम ऑल द पोस्ट ऑफिसेज अवेलेबल इन इंडिया। ठीक, तो ये इससे क्या होगा,
सबसे बड़ा बेनिफिट है इंक्लूसिव ग्रोथ का। अब गांव है, गांव में हो सकता है बैंक ना हो, पोस्ट ऑफिस होगा उसके आसपास, तो अगर पोस्ट ऑफिस से आपको वो सर्विसेज मिलने लगे तो क्या होगा, वो जो गांव के लोग हैं उनको वो बेनिफिट्स मिलने लगेंगे बैंकिंग सर्विसेज के। दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक, अब हमारे जितने भी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करेंगे जी, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की बात चल रही है, मतलब ऑनलाइन वाला सिस्टम शुरू किया जाएगा 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स विल बी एस्टेब्लिश्ड इन 75 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड बाय स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। अब ये टर्म स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म बन जाती है प्री के लिए। कमर्शियल बैंक्स क्या हो सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हो सकते हैं, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, व्हाई द टर्म स्केड्यूल्ड इज बीइंग यूज्ड इन दिस केस, तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। और कौन कौन से बैंक्स हैं, 4 बैंक दे दिया आपको, इनमें से पूछा जाए कौन सा स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, कौन सा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारी, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, उसको कैसे डेवलप किया जाए। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए आपकी इतना ज़्यादा पोटेंशियल है उन स्टेट्स में, नेचुरल रिसोर्सेज है, बट है क्या, हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके तक पहुंचने का, सिर्फ एक सिंगल रोड है, तो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट का इशू बहुत है। ठीक, तो उनको कैसे डेवलप किया जाए, तो इसके लिए हम एक जो है स्कीम लेके आए, पीएम डिवाइन स्कीम। ये पीएम डिवाइन स्कीम क्या है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इस स्कीम के अंडर हमने इनिशियल इसमें 1500 करोड़ जो है वो इन्फ्यूज किए हैं। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर ही फोकस करेगी, उसी को डेवलप, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, टोटल फोकस किया जाएगा अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आती है और इस स्कीम के अंडर क्या कुछ प्रोविजन ऐड किए गए हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके डिफेंस की। अब देखिए डिफेंस में अगर बात की जाए तो डिफेंस में हम बहुत सारा सामान प्रोक्योर करते हैं, चाहे वो एम्यूनिशन की बात कर लो, मशीनरी की बात कर लो, कुछ भी। कैपिटल जिसको मैं कहूँगा प्रोक्योरमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब जो पॉलिसी आई है इस बार, हमने देखिए हम जो डिफेंस का प्रोडक्शन है, डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है, वो इंटरनेशनल कंपनी से भी करते हैं और डोमेस्टिक से भी करते हैं। ठीक, तो हमने इस साल के बजट में क्या टारगेट रखा है कि जितना भी डिफेंस का कैपिटल प्रोक्योरमेंट होगा उसमें से अराउंड 68% जो है वो हम डोमेस्टिक कंपनी से ही जो है प्रोक्योर करेंगे। तो ये इससे क्या होगा, डोमेस्टिक मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। अब दूसरा, अभी तक डिफेंस की R&D की परमिशन जो थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही मेजरली हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सैंक्शनड इनिशिएटिव्स ही थे, बट अब हमने क्या कर दिया कि डिफेंस R&D में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है, स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल डिफेंस में R&D इंक्रीज होगी, नए नए आइडियाज आएंगे, इनोवेशन होगी, तो हम हो सकता है आने वाले टाइम में डिफेंस मटीरियल के एक्सपोर्टर्स बन जाएं, क्योंकि आज की डेट में तो हम क्या हैं, इंपोर्टर्स हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम क्या बन जाए, एक्सपोर्टर्स बन जाए। क्लियर। तो अब एक इंडिपेंडेंट नोडल बॉडी एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, जो सारे के सारे टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशंस को देखेगी। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी की बात। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए सनराइज अपॉर्चुनिटीज, जो मैंने टर्म वहां पे यूज की थी, तो देखिए सनराइज अपॉर्चुनिटीज, नई नई अपॉर्चुनिटीज जो आ रहे हैं, नए नए एरियाज जो ओपन हुए हैं रिसेंटली। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर ली जाए या कोई भी एरियाज जो जहां पे आपको हाईलाइट किया गया है, दीज आर वी कैन से न्यू एज एरियाज, न्यू एज टेक्नोलॉजीज, न्यू एज एरियाज, जिनको सनराइज अपॉर्चुनिटीज का नाम दिया जा रहा है। चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात कर लो, चाहे वो आप क्लीन मोबिलिटी सिस्टम लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लो, तो ये वो एरियाज हैं जो अभी एक्सप्लोर नहीं किए गए, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हम इन एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का फोकस है इनके ऊपर। देखा था ना हमने कि इस बजट का मेन 4 पॉइंट्स है जहां पे बजट का फोकस है, तो उन्हीं में से ये है आपका सनराइज अपॉर्चुनिटीज का। नेक्स्ट इज
यस कल की तरह यहाँ पे भी हुआ, थैंक्स। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा, ये सारे के ये दोनों के दोनों सेशंस हमारे, चाहे वो कल हमारा सर्वे का था और चाहे आज बजट का है, ये ब्रीफ सेशंस है जिसमें मैंने मोटा मोटा आपको समझाया है कि उस बजट, आज के बजट में जो अभी आया हमारा कल, उसमें फोकस किन चीज़ों के ऊपर किया गया है। डिटेल्ड एनालिसिस चाहे वो सर्वे का है चाहे वो बजट का है वो भी होगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। डिटेल्ड, वैसे तो ये डिटेल्ड ही है, बट और भी अगर मुझे लगता है कि कहीं से कुछ और ज़्यादा अच्छे से हम कवर कर सकते हैं चीज़ों को, तो वो भी करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों को जो भी मैंने डिस्कस किया है वो सारा का सारा समझ भी आ गया होगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।